हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए दो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 41वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 40 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपने वो सभी प्रैक्टिस सेट्स देख लिए होंगे। अगर आपने वो सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, जहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट आपके अपलोडेड हैं। वहाँ जाकर सारे प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट ये आपके डीएसएसबी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रैक्टिस सेट्स में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपके डीएसएसबी के जनरल पेपर यानी जो पार्ट 1 होता है, सेक्शन 1 होता है, उसमें आपके रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी ये पांचों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और इनके टोटल आपके 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इन प्रैक्टिस सेट्स में ओनली 50 क्वेश्चन से लिए हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जिससे कि यहाँ पर आपके पांचों सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज भी हो जाए और टाइम भी यहाँ पर ज़्यादा ना लगे। तो पहला जो सेक्शन है हमारा वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इसके हमको अब यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओनली वन लेटर क्लस्टर इज रॉन्ग इन दी फॉलोइंग सीरीज, यानी श्रृंखला में कोई एक लेटर क्लस्टर जो है वो गलत है, उसको हमें पहचानना है और बताना है कौन सा है। तो पिछले 2-3 प्रैक्टिस सेट्स में हमने क्या देखा था कि हम लास्ट वाले से देखते थे तो हमारा जो आंसर है वो एक बार में ही आ जाता था। तो यहाँ पर भी ऐसे देखते हैं, पी आपका 16 है, के 11 है, एफ आपका 6 है, ए आपका 1 है, वी 22 होता है और क्यू आपका 17 होता है। तो देखते हैं इनमें कितने का गैप है। तो यहाँ पर देखिए 5 का गैप है, यानी 5 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 5 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 5 माइनस है और यहाँ भी देखिए 5 माइनस है, क्योंकि 22 और 5 27 होता है और क्योंकि लेटर टोटल 26 होते हैं तो एक आगे ए पर ही आ जाएगा 27वां। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए आपका -5 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि लास्ट वाले से हमारा आंसर नहीं आया है। तो जरूरी नहीं है कि लास्ट वाले से ही आ जाए, वो आपकी किस्मत की बात है कि आपने अगर लास्ट से स्टार्ट किया है और वहीं से आंसर आ जाए तो फिर वो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर अब लास्ट से नहीं आया तो अब सेकंड वाला एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए एम से आया है एच, एम आपका 13 होता है, एच 8 होता है, उसके बाद सी आपका 3 होता है, एक्स 24 होता है, एस 19 है और एम आपका यहाँ पर 13 होता है। यहाँ पर गैप अगर देखें तो देखिए आपका 13 से -5 करेंगे तो 8 आएगा, फिर यहाँ पर -5 है, फिर यहाँ पर भी आपका क्या है -5 है, क्योंकि 24 और 2 26 और 2 और 3 फिर यहाँ पर सही आ जाएगा, यानी कि -5 यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी -5 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए -6 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला जो है वो आपका गलत है। ये अगर यहाँ पर 14 होता तो -5 होता है, यानी कि 5 का गैप होता, तो लास्ट वाला ही क्या है आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका लेटर क्लस्टर है यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर एम की जगह आपका एन होना चाहिए था। ठीक है, एम की जगह क्या होना चाहिए था आपका, यहाँ पर एन होना चाहिए था, तो फिर ये आपका बिल्कुल सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ कोड लैंग्वेज में कुछ आपको बताया हुआ है कि किस कोड का क्या मतलब है। तो हमें बताना है कि डी इज द वाइफ ऑफ एज ब्रदर, यानी कि डी जो है ए के भाई की पत्नी है, वो किसके लिए मान्य होगा, किसके लिए ट्रू होगा। तो चलिए इसको डायरेक्टली करते हुए चलते हैं। तो ए एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब यहाँ पर देखिए देख सकते हैं हम, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो ब्रदर है बी का। अब बी एक्सक्लेमेशन साइन सी, तो एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब यहाँ पर ये रहा, ए बी की बहन है, यानी ए इज द सिस्टर ऑफ बी। यहाँ पर देखिए ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पर बी इज द सिस्टर ऑफ सी हो जाएगा, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। और सी ग्रेटर देन डी का मतलब क्या है, तो सी ग्रेटर देन डी का मतलब यहाँ पर है ए बी का पति है, यानी कि सी जो है वो पति है किसका, वो पति है आपका डी का, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। अब इसने कहा है कि ए के भाई की पत्नी, ए के भाई की पत्नी, तो देखिए ए की बहन, ठीक है, और ए का भाई, ये ए का भाई है तो भाई की पत्नी, बिल्कुल सही बात है, डी जो है वो ए के भाई की पत्नी है, तो पहला वाला ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बाय विच लेटर ग्रुप शुड हैश और परसेंट भी रिप्लेस, मतलब इस इनमें से किससे इसको रिप्लेस करें ताकि इन दोनों का, यहाँ इधर भी और इधर भी जो पैटर्न है आपका यहाँ पर सेम फॉलो हो जाए। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है आपका, आई डी और डब्ल्यू है, और यहाँ पर क्या है आपका एम एच ए है। एक बार देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये 9 है, ये आपका 13 है, यहाँ पर +4 हो रहा है, ये डी 4 है, ये आपका 8 है, यहाँ भी +4 है, और डब्ल्यू डब्ल्यू 23 है, और जब इसमें 4 ऐड करते हैं 27 आता है, क्योंकि टोटल 26 होते हैं और अगला आगे एक करेंगे तो ए आ जाएगा। तो यानी कि हमें पैटर्न मिला है कि ये +4 आपका हो रहा है। अब इससे देखते हैं, इससे आगे ए से हम +4 करेंगे 5 आएगा, 5 आपका ई होता है। वी से हम +4 करेंगे तो वी 22 होता है, 26 आएगा, यानी कि जेड। और ओ जो है वो आपका 15 होता है, यहाँ पर +4 करेंगे तो आपका 19 आएगा, 19 आपका एस होता है। तो देखिए पहले वाले में ही हमको ये चीज़ मिल चुकी है, तो पहला वाला ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। यहाँ पर आपको बताना है कि ई एफ एम एन एस टी ये जो है अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं, 1 से लेकर 6 का 1। तो यहाँ पर देखिए पहले फ्लोर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनको बिठाना है कौन कहाँ पर बैठेगा। देखिए सबसे पहले क्या है,
जो इसने कहा है वही करते हुए चलते। एन और ई के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, तो एन और ई के बीच में दो व्यक्ति हैं, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। अब ई भी तो ऊपर हो सकता है, इसने भी कुछ बताया नहीं, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलनी पड़ेंगी। केवल एफ एम के ऊपर रहता है, केवल एफ जो है वो एम के ऊपर है, यानी कि एफ सबसे ऊपर हो जाएगा और एम उसके नीचे हो जाएगा। ये एकमात्र पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एम से ऊपर केवल एक है, तो एफ 6 पर होगा और एम आपका 5 पर होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि टी सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो सम यानी कि इवन जो है वो आपका 4 भी बचा है, 2 भी बचा है, तो इन दोनों में से किसी पर टी होगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है तो हम इसको नहीं लिखते हैं। आगे देखते हैं क्या है। एन जो है सबसे निचले तल पर रहता है, एन जो है वो सबसे निचले तल पर रहता है, यानी कि एन जो है वो आपका फर्स्ट फ्लोर पर है। ठीक है, अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या थी, ये वाली जो पॉसिबिलिटी, तो एन अगर सबसे नीचे है तो ये वाली पॉसिबिलिटी हम लेंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। तो इसके हमने क्या इस ये पॉसिबिलिटी क्या थी कि एन और ई के बीच में केवल दो लोग रहते हैं। अब दो लोग आपके यहाँ पर बचे। अब दो लोग में एक बात और यहाँ पर इसने बोली, क्या बोली कि टी जो है वो आपके इवन नंबर्ड फ्लोर पर रहता है, तो एक ही इवन नंबर फ्लोर बचा है आपका 2 है। अब जो एक ही फ्लोर बचा है और एक ही जो पर्सन बचा है वो कौन है, वो आपका एस यहाँ पर बचा हुआ है। इसने पूछा है क्वेश्चन कि एस और एफ के बीच में कितने लोग रहते हैं, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन एस एंड एफ। एस ये रहा, एफ ये रहा, बीच में कितने लोग हैं, बीच में आपके सिर्फ और सिर्फ दो लोग हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कुछ कोडेड वर्ड दिए हुए हैं, आई हैव द मोस्ट, उसके बाद है QAWSED, ठीक है, और ये द मोस्ट पावरफुल मंत्रा को कहा गया है, ये लिखा जाता है, ठीक है, और फॉर अ लॉन्ग हैप्पी को ये लिखा जाता है, द मंत्रा लाइफ ए को ये लिखा जाता है। तो प्रोबेबल कोड फॉर हैप्पी, हैप्पी के लिए हमारा यहाँ पर क्या कोड होगा वो बताना है। तो ऑप्शन पर नजर जब हम डालते हैं तो देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि हैप्पी के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो हमने क्या बताया था आपको, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक साइड में वर्ड्स लिख लीजिए और दूसरी साइड में जो उनके कोड है उनको लिख लीजिए। तो ये हमने यहाँ पर ऊपर लिख लिया है, ये गलती से ऊपर लग गया था, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए ये हमने इसको यहाँ पर लिख लिया था। फॉर ए हैप्पी लाइफ, हमें हैप्पी के लिए बताना है, तो हैप्पी हमारा एक में ही है, ये रहा हैप्पी आपका सिर्फ यहाँ पर है। तो इनमें से कोई एक कोड इसका होगा, यूके यूजे आई के डब्ल्यू एस और ओ एल, ठीक है। तो यहाँ पर हम फटाफट से निकालते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए पहले पहले में देखेंगे और पहले के अलावा जो बाकी तीन है उनमें देखेंगे कि कौन क्या आपका कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड की अगर बात करें तो फर्स्ट और सेकंड में आपका क्या कॉमन है, हैव यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब कोड में देखें क्या कॉमन है, तो कोड में आपका यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यूजे आई के डब्ल्यू एस, तो डब्ल्यू एस आपका यहाँ पर कॉमन है, देखिए हैव से हैव और डब्ल्यू एस से डब्ल्यू एस हमने यहाँ पर हटा दिया है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो 4 बचा है, और अब देखिए हम यहाँ पर ए का निकाल सकते हैं क्योंकि ए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो ए फर्स्ट और थर्ड से हम देखेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड में हमारा क्या कॉमन है, तो फर्स्ट और थर्ड में हमारा देखिए क्या कॉमन है, आई के कॉमन है, आई के ये रहा और आई के आपका ये रहा। अब फॉर और हैप्पी दो वर्ड बचे और यहाँ पर हमारे दो वर्ड बचे। तो इससे देखिए हमारे जो ऑप्शन में क्या दिया था, हमारे ऑप्शन में हमको दो ही चॉइसेस दी हुई थी, तो हैप्पी की हमारे पास अभी दो चॉइस बच गई हैं, एक यूजे है और दूसरी ओएल है, ठीक है। तो इस लास्ट वाले की हमें कोई जरूरत भी नहीं है, हमारे पास दो चॉइस आई है यूजे ओएल, तो हो सकता है यही आपका आंसर हो, यूजे ओएल। देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में क्या क्या है, यूजे ओएल अगर आपका मिल जाएगा तो वही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आंसर आपको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 3 यूजे ओएल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर ग्रुप आर अलाइक, तीन एक जैसे हैं और चौथा जो है यहाँ पर किसी तरह अलग है, वही आपको बताना है कि वो किस तरह से अलग है। तो सबसे पहले देखिए आपका M13 होता है, T20 होता है, P आपका 16 होता है, S आपका 19 है, Z26 है, U आपका 21 है। तो यहाँ पर देखें अगर गैप कितना है, तो गैप अगर देखें तो देखिए 13 और 6 20, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर यहाँ पर 13 + 6 हुआ है और यहाँ पर 20 - 4 हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 19 यहाँ पर +6 नहीं है, यहाँ पर +7 है, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर +5 है। अब एक में और देख लेते हैं, के आपका क्या है 11 है, आर आपका 18 है, एन आपका 14 है। तो 11 में यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, 11 में यहाँ पर 7 ऐड हुआ है, और यहाँ पर आपका -4 हुआ है, -4 हुआ है, यहाँ पर आपका -4 हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा +7 है ये और यहाँ पर -4 है, पहले वाले में +7 है और -4 है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए +5 दिख रहा है, तो यही आपका अलग हो सकता है। एक बार देख लेते हैं, पी आपका 16 है, W23 है, एस आपका 19 है। तो यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर प्लस हुआ है, तो +7 है, और यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर -4 है। इसका मतलब ये है जो हमारा पैटर्न है वो +7 और -4 का है, लेकिन यहाँ पर +7 और -5 है सेकंड वाले में, तो यही आपका अलग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखें, प्लस एंड डिवीजन को और माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन को इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में पहले इनको हम रख लेते हैं, 44 डिवीजन की जगह पर +4, मल्टीप्लिकेशन की जगह -3, माइनस की जगह पर मल्टीप्लिकेशन और प्लस की जगह पर हमें क्या रखना है, डिवीजन।
आंसर आपका क्या आएगा, तो सबसे पहले वर्ड मास तो 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 44 प्लस 4 माइनस 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका 9 आ चुका है, तो 3 3 से 9, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 44 प्लस 4 ये आपका 48 होगा, माइनस 9 आपका कितना आ जाएगा, आपका 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। यहाँ पर आपको बताना है एक्स और वाई की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी हमने ABCD वाला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर देखिए 68 है और 12 है, तो बताना है हमें कि दोनों में जो है वो सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आपका जो फॉलो हो सकता है, तो यहाँ पर देखें अगर आप, तो देखिए 68 दिख रहा है, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ 12 है और यहाँ पर आपका वाई है। तो 68 किससे रिलेटेड है, तो देखिए 15 चौके क्या है, अगर 15 हम रखते हैं एक्स की जगह तो 15 चौका 60, तो यहाँ पर 4 गुना हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर हम 12 का 4 गुना करें तो 12 चौका 48 है, तो इससे बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर ये पैटर्न तो फॉलो हमारा नहीं होने वाला है। अगर हम 12 से देखें तो भी 12 पंजे 60, और अगर यहाँ पर 12 हम रखें तो 12 पंजे 60 प्लस 8 होगा, यहाँ भी 12 पंजे 60 प्लस 8, ये भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। अगर हम 13 से देखें तो 13 पंजे 65 होता है, 65 और 12 पंजे 60, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी हमारा जो बात नहीं बन रही है। एक मात्र यही बचा है, यहाँ पर हमारी बात बन सकती है। कैसे बन सकती है, देखिए 8 है, 8 अट्ठे होता है हमारा 64, 8 अट्ठे कितना होता है हमारा 64 प्लस 4 हो जाएगा, और 12 देखिए 12 अट्ठे 96 होता है, लेकिन ये प्लस 4 नहीं हो, 4 करके आपका 100 आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, जो ये हमारा 8 दिया है इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, 8 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये 64 आएगा, यहाँ पर प्लस 4 कर दिया तो 68 आ गया। अब जो 12 दिया है इसका अगर हम स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, तो ये 144 148 के पास ही है, प्लस 4, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 148। इस तरह से जो फोर्थ वाला है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। पैटर्न हमारा क्या बना, पहले वाले का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे तो सेकंड वाला नंबर जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। यही यहाँ पर पैटर्न था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सम पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, कुछ लोग जो है वो एक रो में बैठेंगे, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। डब्ल्यू इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए, डब्ल्यू जो है वो ए के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। उसके बाद आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर जो है वो क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस है, आर जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस है, ये हो गया, ठीक है। आर इज थर्ड टू द लेफ्ट, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, डब्ल्यू और आर के बीच में यहाँ पर हमारे 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 लोग बैठा देते हैं। अब इस आर को यहाँ पर बैठा देंगे तो 1 2 एस। अभी अगर यहाँ पर देखें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग आपके यहाँ पर बैठे। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 8 पीपल है, वो एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर राउंड टेबल की बात नहीं है, ये आपके स्क्वायर टेबल की बात है। तो स्क्वायर टेबल के लिए हम स्क्वायर टेबल बनाते हैं। तो स्क्वायर टेबल हमने आपको बताया था कि लोग बैठेंगे तो इस तरह बैठेंगे, 4 बीच में और 4 आपके कॉर्नर पर बैठेंगे। तब हमें देखना कि कौन कहाँ पर बैठा है, और बस जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉलो करते हुए चलना है, आंसर हमारा आ जाएगा। ये कह रहा है आर सिट इन द मिडिल ऑफ ए साइड, आर जो है वो किसी एक साइड के मिडिल में बैठा है। तो हम मान लेते हैं कि आर नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। मिडिल में कहीं भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मैंने मान लिया है कि नीचे बैठा हुआ है, कहीं भी आप मान सकते हैं, नो मैटर। अब कहा है इसने ओनली 3 पीपल आर बिटवीन आर एंड ए, आर और ए के बीच में 3 लोग हैं। तो देखिए आप इधर से गिने या इधर से गिने, अगर 3 लोगों के बीच में होने की बात आएगी तो आर के बिल्कुल सामने आ जाएगा ए आपका, ठीक है। तो ये आपके दो दो पोजीशन जो है वो फिक्स यहाँ पर हो चुकी हैं। उसके बाद इसने कहा है कि बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बी जो है वो ए के बिल्कुल बाजू में लेफ्ट साइड में बैठा है। तो अंदर मुंह है, क्योंकि मुंह जो है वो अंदर की साइड है, अंदर की साइड है, तो लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ आ गया, बी आपका यहाँ आ गया। उसके बाद इसने कहा है कि Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, Q जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ P है, Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, P के राइट में, P के राइट में सेकंड नंबर पर है, यानी कि बीच में एक होगा, बीच में एक होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि अभी इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि इसको कहाँ बिठाएं। आगे क्या है, C इज एट द कॉर्नर एंड नॉट अ नेबर ऑफ A, अच्छा सी जो है वो कॉर्नर पर है लेकिन ए का नेबर नहीं है, यानी कि सी आपका यहाँ पर तो नहीं आ सकता है, सी आपका यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो सी आपका या तो यहाँ होगा या तो आपका यहाँ होगा। अब देखिए सी आपका कहाँ आ सकता है, सी आपका कहाँ आ सकता है, अब क्योंकि ये वाली कंडीशन भी हमें फॉलो करनी है कि पी जो है वो कहाँ है, पी इज दी सॉरी क्यू इज दी सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, क्यू पी के राइट में सेकेंड नंबर पर बैठा हुआ है। तो देखिए अब अगर हम पी को यहाँ बिठा दें और क्यू को यहाँ बिठा दें,
तो होगा तो ये राइट में ही, लेकिन ये दोनों कोने जो है वो घिर जाएंगे और सी को यहाँ बैठना पड़ेगा, लेकिन सी यहाँ बैठ नहीं सकता है। तो एकमात्र पोजीशन जो बची है पी और क्यू के लिए वो क्या हो जाएगी, वो देखिए पी आपका यहाँ बैठेगा और क्यू आपका यहाँ पर बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि इसने कहा है कि क्यू जो है वो पी के राइट साइड में सेकंड नंबर पर है, तो सी आपका यहाँ से हट जाएगा, सी आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, सी आपका कहाँ बैठ जाएगा, सी आपका यहाँ पर बैठेगा। अब दो प्लेसेस बचे हैं और दो ही हमारे लोग बचे हैं। कौन बचा है, एक तो देखिए डी बचा है और एक आपका एस बचा है। तो डी आपका यहाँ आ जाएगा या एस यहाँ पर आएगा, और इसी तरह से आपका या तो एस यहाँ आएगा या तो डी यहाँ आएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज आपके यहाँ पर होंगी। इसने पूछा है कि डी के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। तो डी के बाएं से अगर गिने तो डी अगर यहाँ पर बैठा है, तो इसके बाएं से चौथा स्थान 1 2 3 4, बाएं से चौथे स्थान का मतलब है कि उसके अपोजिट कौन है, तो या तो एस होगा, और अगर एस बैठा है तो एस के अपोजिट में डी होगा। कहीं पर भी बिठा ले एस के अपोजिट में डी ही आपका आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी के अपोजिट पूछा है तो एस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में एस आपका नहीं है, लेकिन ऑप्शन में एस होना चाहिए था, तो ऑप्शन में जो है एस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आपके 10 यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पर, जिसके आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल इन इंडिया। भारत का विशालतम स्थलीय पशु जो है वो कौन सा है। स्थलीय पशु की बात हो रही है। ठीक है, एलिफेंट है, मृग है, कृष्ण मृग है या फिर नीलगाय है। तो देखिए अगर बात करें, मृग तो हिरन होता है, छोटा सा होता है, आपने देखा ही है। कृष्ण मृग क्या है, ये भी आपका छोटा ही जानवर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। नीलगाय की अगर बात करें, नीलगाय बहुत से लोगों ने देखी होगी, जो गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो 100% अपने खेतों में देखी होगी, जंगल में। ये भी हालांकि जानवर बहुत ही फुर्तीला और तेज दौड़ने वाला होता है। ये नॉर्मल गाय की तरह नील गाय नहीं होती है, आपने देखी होगी। इसके सींग भी बहुत लंबे लंबे और नुकीले होते हैं, लेकिन हाथी के जितना ये बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो कौन होता है, वो आपका एलिफेंट होता है। ठीक है, एलिफेंट होता है। और एलिफेंट का अगर साइंटिफिक नाम की बात करें तो एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, क्या है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस इसका नाम होता है। ये जो है स्थलीय यानी कि जो जमीन पर रहने वाला है वो सबसे बड़ा पशु है। एलिफेंट फर्स्ट जो है होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये न सिर्फ इंडिया में बल्कि एशिया में, बल्कि पूरे एशिया में भी ये सबसे बड़ा जानवर है। पहला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंशन ऑफ पीलियोलिथिक पीरियड। पुरा पाषाण काल का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो पुरा पाषाण में फायर बिल्कुल सही है, फायर मतलब आग की खोज हो गई थी। स्टोन टूल पत्थर के औजार भी थे, बिल्कुल सही है। मिट्टी के बर्तन नहीं थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन नहीं थे। केव पेंटिंग, गुफा पर चित्रकारी आपको देखने के लिए मिलती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे इसने पूछा है कि आविष्कार पुरा पाषाण का आविष्कार नहीं है, तो नॉट के लिए पॉटरी जो है वो आपका ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब इनके कंपैरिजन में पुराना नहीं है, तो वो आपका पीलियोलिथिक एज का नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस वर्ष रद्द किया गया था। यहाँ पर रद्द रद्द का पूछा है। ठीक है, 1909 में, 1911 में, 1915 में या फिर 1905 में। तो देखिए अगर बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये ईयर याद रखना कि ये हुआ कब था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, वो कब हुआ था, वो लॉर्ड, और इस टाइम जो वायसराय था वो कौन था, वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में क्या है, बंगाल के 2 हिस्से कर दिए गए थे। ठीक है, लेकिन इसको बाद में क्या हुआ, दिल्ली दरबार लगा 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार लगा, और दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज फिफ्थ भी इनको कहते हैं। ये भी आपको याद रखना कि किसने घोषणा की थी बंगाल को जो है मतलब रीयूनाइट करने की, दोबारा से जो विभाजन था उसको रद्द करके बंगाल को फिर से एक बनाने की जो घोषणा की थी वो दिल्ली दरबार में जॉर्ज फिफ्थ ने की थी, जॉर्ज पंचम ने की थी। और राजधानी को फिर क्या किया था कि राजधानी को कलकत्ता से हटाकर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली भी आपका कब बनाया गया था, इसी दिल्ली दरबार में यहाँ पर घोषणा हुई थी। ठीक है, दिल्ली दरबार यहाँ पर लगा हुआ था, इसी दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी कि कब 1911 में कि बंगाल के विभाजन को भी रद्द किया जाता है और भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, तो ये आपकी 1911 में की गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, रद्द की बात है तो रद्द कब हुआ था, 1911 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी फोकसेस ऑन द सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोडक्ट इन एन इकोनॉमी। जीडीपी की गणना करने की कौन सी विधि अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवा पर व्यय के योग पर केंद्रित है। तो पहला आपका वैल्यू एडेड अप्रोच, इनकम अप्रोच, प्रोडक्शन अप्रोच या फिर एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो हम यहाँ पर आपका
आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका क्या होता है, जीडीपी जो होती है, जीडीपी जो आपकी होती है वो आपका किस किस का कॉम्बिनेशन होती है, कंजम्पशन की कितना आपका कंजम्पशन हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है, और जो आपका जो नेट एक्सपोर्ट है, जो नेट एक्सपोर्ट है वो आपका कितना है, ठीक है। तो इन सब को मिलाकर जो है आपका जीडीपी की गणना यहाँ पर होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका वैल्यू एडिड अप्रोच जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, विच organelle is primarily responsible for energy production in the form of ATP through cellular respiration। कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंगक जिम्मेदार है। तो ये आपको बताना है, गोल्जी उपकरण, या फिर न्यूक्लियस है, या फिर माइट्रोकॉन्ड्रियन है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, पूछा क्या है कि कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए, वो तो एटीपी के लिए जो ऊर्जा उत्पादन के रूप में जिम्मेदार है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन से संबंध में सही और गलत कथन को पहचानना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन में वेरी, क्या ये मतलब भिन्न हो सकते हैं। तो देखिए बचपन से ही क्लास 6 से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा बराबर होता है, ये कभी भी आपका वेरी नहीं कर सकता है। तो यानी पहला वाला जो हो जाएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा, पहला वाला फॉल्स है। तो देखिए अब ऑप्शन पर अगर इतना देखते ही आप नजर डालेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्यों 3 ऑप्शन में पहले वाले को ट्रू दे रखा है, एक ही मात्र ऑप्शन पहला ऐसा है जिसमें पहले को फॉल्स दे रखा है, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन दी सेम प्लेन। ये बिल्कुल आपकी बात जो है वो सही है। ठीक है, आपने देखा होगा इस फिगर के बारे में, आप जानते होंगे इंसिडेंट रे है, ये आपका क्या है, ये आपके रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, दूसरी वाली एकदम सही बात है। तीसरा क्या है, पार्श्व व्युत्क्रम प्रकाश का एक नैज गुणधर्म है, यानी कि लेटल इन्वर्जन इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो क्या ये बात सही है, तो ये बात आपकी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि लेटल इन्वर्जन जो है वो फिनोमिना ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, ना कि आपका क्या है, ना कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, अभिजीत दास रेसिपेंट ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 इज नोन फॉर विच डांस फॉर्म। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले अभिजीत दास किस नृत्य शैली से के लिए जाने जाते हैं। सत्रिया, भारतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो ये आपके जाने जाते हैं कुचिपुड़ी के लिए। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का फेमस डांस है, तो यह आपका आंध्र प्रदेश का, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। उसके अलावा सत्रिया की अगर बात करें तो ये कहाँ का है आपका, ये आपका असम का है। और भारतनाट्यम की अगर बात करें तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ओडिसी आपका कहाँ है, उड़ीसा का है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका ये रहा, विच टेक्स्ट इज फेमस फॉर इट्स ग्रामेटिकल रूल एंड ऑल्सो शेड लाइट ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। कौन सा ग्रंथ व्याकरण के नियमों के लिए प्रसिद्ध है और समाज, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। तो ये क्या है आपका, पेपलाद संहिता है, या फिर तैत्तरीय संहिता है, अष्टाध्यायी है, या फिर कौशितकी उपनिषद है। तो देखिए सभी जानते हैं ये अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी क्या है, जिसको किसने लिखा था, जिसको लिखा था आपका पाणिनि ने, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने लिखा था, वो आपका समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, इन द चोल एम्पायर वॉज द असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स ओनली इन ब्राह्मद्यास विलेज। चोल साम्राज्य में डैश केवल ब्राह्मणों की सभा थी, तो उसको क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था, उर या फिर पंचायत। तो उसको क्या कहा जाता था, उसको सभा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग निसार। निसार क्या है, तो निसार जो है ये आपकी क्या है, एक नासा की, यहाँ पर देखिए फैक्ट दिए हुए हैं आपको, इसी से पता चल जाएगा। नासा क्या है, निसार जो है नासा एंड इसरो का कोलेबोरेशन है। दूसरा है इट इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट और इट विल प्रिडिक्ट अर्थक्वेक। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, निसार जो है वो आपकी नासा की एक सैटेलाइट है। ठीक है, सॉरी ये हाँ सैटेलाइट है, और ये नासा और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कोलेबोरेशन से बनाई गई है। ठीक है, नासा और इसरो का सहयोग है, बिल्कुल सही है। यह एक संचार उपग्रह है, तो ये आपका एक संचार उपग्रह नहीं है, ये आपकी यहाँ पर गलत बात हो जाएगी। और ये करता क्या है, जो निसार है वो आपकी अर्थ को ऑब्जर्व करता है,
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, ना कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, तो दूसरा वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये क्या है आपकी, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ना कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इट विल प्रोडिक्ट अर्थक्वेक, क्या ये अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकती है? क्या ये भूकंप की भविष्यवाणी कर सकता है कि भूकंप कब होगा या कहाँ पर होगा? तो ये भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, ये अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बल्कि ये कुछ जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे आपके वोल्केनो इरप्शन है या फिर आपके लैंडस्लाइड है, ठीक है, उसके अलावा इकोसिस्टम का डिस्टर्बेंस जो है या आइस शीट का कोलैप्स, जैसे बहुत बड़ी बड़ी आइसबर्ग जो है वो गिर जाते हैं, उनको बता देता है। ठीक है, और उसके अलावा नेचुरल हजार्ड्स जो हमने आपको बताए, जैसे वोल्केनो इरप्शन या फिर जो लैंडस्लाइड है, उनको भी बता देता है। लेकिन ये भूकंप की भविष्यवाणी नहीं करेगा और ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी नहीं है। तो ओनली ऑप्शन 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जीएस के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज good at a loss of 20% but earn a profit of 35% by using a faulty scale. Find the actual weight used by him instead of 1 किलोग्राम। यानी कि हमें बताना है कि एक दुकानदार ने, ये बेईमान दुकानदार वाला जो है, डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने माल को 20% की हानि पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि मैं अपने माल को 20% की हानि पर बेचता हूँ, लेकिन वो तराजू का गलत उपयोग करता है। जहाँ पर 1 किलो उसको 1 किलो देना चाहिए, 1 किलो की जगह पर वो बहुत कम देता है। अब हमें वो पता करना है कि कितना कम देता है। तो 20% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 35% लाभ कमाता है। तो कितना वो मतलब वेट में कितने की गड़बड़ी कर रहा है, आपको ये बताना है कि वो कितना 1 किलो की जगह वो कितना वेट जो है तोलकर ग्राहक को दे रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं वो निकालते हैं कि जो आपका एक्चुअल रेट वेट होता है, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू है। मान लीजिए हमने 1 किलो के लिए, 1 किलो की बात हो रही है तो 1000 ग्राम, ट्रू वैल्यू 1000 ग्राम है। और फिर आपका फॉल्स वेट, जो इसने फॉल्स वेट जो ग्राहक को दिया, और डिवाइड में आपका फॉल्स वेट ही आता है, और इनटू में आपका 100 आ जाता है। तो ये आपकी क्या आ जाती है, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है। लेकिन पहले इसको डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसने पहले कहा है कि वो 1000, मान लीजिए 1000 था, 1000 ग्राम है, 1000 हम जानते हैं, और हमने माना कि वो 1000 रुपये में ही उसको बेचता है। लेकिन उसने कहा कि वो 20% की हानि पर बेचता है। तो 20% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 800। उसने वो 800 रुपये में बेचने का दावा करता है, 1000 की चीज़ को 800 में बेचने का दावा करता है। लेकिन वो उस पर क्या है, 35% का लाभ भी कमा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 800 की वैल्यू है, एक्चुअल में 135 की वैल्यू है। ठीक है, कितने की वैल्यू है, 135 की वैल्यू है, और वैल्यू हमें 100 की निकालनी है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। अब जो काट पीट होती है उसको काट लेते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और इसको अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये आपका 20 बार कट जाएगा। ठीक है, और जब अब इसको यहाँ पर काटेंगे इससे, तो ये आपका टोटल कट पीट के जो आएगा वो आएगा आपका 592.59 ग्राम। ठीक है, यानी कि उसने 1 किलो की जगह पर कितने ग्राम दिया था, 592.59 ग्राम ही उसने वेट जो है दिया था। तो इसलिए उसको 1 किलो पर क्या है, 35% का लाभ भी हुआ, जबकि वो ये कह रहा था कि मैं 20% की हानि पर उस वस्तु को बेच रहा हूँ। यानी देखिए लगभग आधे का इसने, लगभग 600 ग्राम के आसपास इसने दिया है, यानी 407 ग्राम के आसपास की उसने बेईमानी यहाँ पर कर ली है। तो 592.59 का मतलब होगा 6, राउंड ऑफ करेंगे तो 59, ये कितना आ जाएगा, 592.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस दिस एंड दिस। इनका आपको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बताने में तो खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चाहे तो आप इनको एक साथ लिखकर कर सकते हैं, जैसे जो हमारा बचपन वाला मेथड है। ठीक है, 55, 42, 165 और 231। ठीक है, या फिर आप किसी दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि 11 से कई सारी वैल्यूज़ कटेंगी, तो हम पहले 11 से ही काट देते। 11 पंजे 55, 42 नहीं कटेगा तो 42 को ऐसे रहने देते। ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55। ठीक है, ये भी 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। ठीक है, तो 11 से ये कट चुकी है। अब ये 3 से कटेगी, 3 से अगर कटेगी तो 5 का 5 रहेगा। 3 से देखिए 3 एकम 3 और 3 चौक 12, और ये आपका 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, ये आपका कट चुका है। ठीक है, उसके बाद अभी आपका देखिए किससे कटेगा, अभी आपका 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 14, 1 और 7। ठीक है, अब ये 7 से कट सकता है, 1 2 1 1। ठीक है, तो ये आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा, आंसर देखिए क्या है, 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, ये आ जाएगा। देखिए 7 21 गुणा पे 11 और 5 दूनी 10,
ये जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 21 और 21 कितना होता है, 21 में 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 1 और एक 0, तो 2310 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इनको अलग अलग कर लें और उसमें फाइंड कर लें कि किसकी जो पावर है वो यहाँ पर जो इक्वल है या जो पावर में नहीं आ रहा है उनको अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका 2310, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज दिस। वॉल्यूम दे रखा है किसका, सिलेंडर का। ठीक है, फॉर्मूला हमको पता है सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एंड इट्स हाइट, हाइट भी दे रखी है, एच बराबर 48 है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा ये होता है सिलेंडर के। तो सबसे पहले हमारे पास क्योंकि हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है आपका वॉल्यूम, हाइट दे रखी है तो हम रेडियस यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसने कहा कि पाई 22/7 लेना है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगाते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमें निकालना है, एच हमें 48 दे रखा है और इसकी वैल्यू कितनी है 29568। ठीक है, तो अब इसको हम पहले काट लेते हैं, ये कहीं ना कहीं 11 से कट जाना चाहिए, तो 11 दूनी 22, देखिए 11 दूनी 22, ये 2 बार कटा। अब 11 दूनी 22, ये 75 बचा, 75 बचा तो 11 चिक्की 66, फिर ये 96 बचा तो 11 अट्ठे 88 और फिर ये 88 बचा तो 11 अट्ठे 88। देखिए कट गया है 11 से। अब इसको 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। अब यहाँ पर हम इसको किससे काट देंगे, 7 इससे कट जाएगा, नहीं 7 इससे नहीं कटेगा, ये 48 है। ठीक है, तो 7 इससे हमारा नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा। उसके बाद हम इसको किससे काट सकते हैं, उसके बाद हम इसको 4 से काट सकते हैं। 4 से देखिए 4 से ये 12 बार, 12 चौक 48 और 4 से ये 4 तिया 12, फिर से 4 तिया 12 और 24 बचेगा, 4 सिंह आपका क्या आ गया 24 आ गया। अब इसको अगर 12 से काटें हम तो ये 12 से भी आपका कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 2 बार कटेगा, 12 दूनी 24, 24 और ये 96 बचा, 12 अट्ठे 96, आपका 28 आ गया। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी, यानी कि आर स्क्वायर बाई 7 की वैल्यू यहाँ पर कितनी 28 आ गई। 7 को इधर भेज देंगे, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू, अब इसको भी 7 में तोड़ लेते हैं तो 7 चौक 28 होता है, एक पेयर 7 का बनेगा और ये आपका 2 का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू आपकी 7 दूनी 14 यहाँ पर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर, अच्छा अभी ऑप्शन नहीं, अभी तो हमारा क्या है आर की वैल्यू आई है। अब यहाँ से हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने आपको बताया पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 पाई आर, आर कितना है 14 आया है, और एच प्लस आर, एच आपकी 48 है, आर हमारी 14 आई है। आंसर आ जाएगा क्या, 7 से ये 2 बार कटेगा। ठीक है, अब देखिए 48 और 14 आपका कितना होता है, तो 48 और 4 आपका 52 और ये आपका 62 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 62 आ जाएगा। तो 22 इंटू 2, 22 सॉरी ये 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 बाहर होगा और ये कितना आपका 62 हो जाएगा। जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 सिंह 48 और 1 49 और ये भी आपका 496, 9 और 6 15, 56 देखिए लास्ट में किसमें, एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला अगर याद है तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन को आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, एवरेज ऑफ 13 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 69। 13 स्टूडेंट्स के का जो एवरेज है वो आपका 69 है। इफ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल, सबके मार्क्स को अगर डबल कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। देखिए मल्टीप्लाई जितने की भी होगी तो औसत में भी उतने की हो जाती है, अगर डबल हो रहा है तो औसत भी आपका सिंपली डबल हो जाएगा। 69 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा 138, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। अ बाइक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 891 इन 81 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड। देखिए ये क्वेश्चन आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन डीएसएसबी में नहीं आते, लेकिन ये डीएसएसबी में आए हुए क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर लिए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। यहाँ पर देखिए सिंपल आपसे क्या फॉर्मूला पूछा है, जो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले से सीधा सीधा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि ये क्वेश्चन बस मैंने ऐसे ही उठा के आपके सामने रख दिए, ये डीएसएसबी के PYQs है सारे के सारे। तो 891 डिवाइडेड बाई 81, ठीक है, तो ये आपका किससे कटेगा 81 एक बार और फिर एक बार, तो 11 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो इसकी चाल है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 91 किलोमीटर अ पर्सन ऑब्जर्व दैट आफ्टर साइकिलिंग फॉर 3 hours and 15 minutes द डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम वाज 8/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, फाइंड हिज स्पीड। इसने कहा है कि 91 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है एक पर्सन को
कवर करनी थी। उसने 3.25 घंटे तक, ठीक है, ये कितना होगा 3 घंटे 15 मिनट, 15 चौके से 60 मिनट का घंटा होता है, तो ये 3.25 हो जाएगा, यानी कि 3.25 आवर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 3.2 आवर इसको हम लिख सकते हैं। 3.2 आवर यानी कि 3.25 घंटे तक साइकिल चलाने के बाद उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो बची हुई डिस्टेंस का 8/7 है। ठीक है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी थी ना हमें ये पता है, जिसने कवर कितनी की ना ही हमें ये पता है, तो हम मान लेते हैं कि रिमेनिंग डिस्टेंस जो है, रिमेनिंग डिस्टेंस वो कितनी है आपकी x है। ठीक है, और जो उसने डिस्टेंस कवर की है, कवर डिस्टेंस वो कितनी है आपकी, इसका 8/7 है, यानी कि 8/7 x हो जाएगा। ठीक है, अब जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें पता है कितनी है, 91 किलोमीटर है। तो टोटल यानी कि दोनों को जब हम ऐड करेंगे, रिमेनिंग को और जो उसने कवर किया है उसको, तो हमारा 91 आ जाएगा, यानी कि x प्लस 8/7x ये किसके बराबर है, ये आपका 91 के बराबर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका 15x/7 इज इक्वल टू 91। ठीक है, ये आपका 91 आ जाएगा। तो अब देखिए इसको, देखिए 15 छिक्की 90, लगभग 6 बार, 6 से थोड़ा ज़्यादा, और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 42 पॉइंट समथिंग आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, 40, जब हम इसको एग्जैक्ट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 42.46 आती है। ठीक है, 42.46 आती है हमारी x की वैल्यू। x क्या माना था हमने, जो हमारी रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको हमने x माना था। अब जो हमने डिस्टेंस यहाँ पर कवर की है उसको हम निकाल लेते हैं। जो हमने डिस्टेंस कवर की वो थी 8/7 ऑफ x की वैल्यू 42.46 इंटू 42.46। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कितनी आ जाएगी, ये आएगी हमारी यहाँ पर टोटल, या तो ऐसे निकाल लें या फिर टोटल जो हमारी 91 है उसमें से इसको डायरेक्टली माइनस कर दें। तो माइनस करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी। तो 91 में से हम इसको माइनस कर देते हैं 42.46 को, तो हमारी जो कवर डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी टोटल 48.53। ठीक है, 48.53 ये हमारी क्या आ गई, कवर्ड डिस्टेंस आ गई। अब कवर्ड डिस्टेंस ये डिस्टेंस ने कवर की कितने टाइम में, 3 घंटे 15 मिनट में, यानी कि 3.25 घंटे में। ठीक है, तो इससे हमारा हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, उससे हम यहाँ पर इसकी जो स्पीड निकाल सकेंगे। क्यों, क्योंकि टाइम है हमारे पास और डिस्टेंस है हमारे पास, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। तो बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और आंसर हमारा फिर यहाँ पर आने की संभावना जल्दी है। तो 48.53 क्या है हमारी कवर डिस्टेंस है, और कितने टाइम में, यानी कि 3.25 टाइम में ये यहाँ पर कवर की गई थी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करना तो थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व यहाँ पर कर लिया था। तो ये आपका 14.9 किलोमीटर पर आवर आपकी यहाँ पर आई थी, कितनी, लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने साइकिल को चलाया था। ठीक है, अब इसने यहाँ पर पूछा क्या है, इसने पूछा है कि उसकी 4 किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो यही आपका यहाँ पर क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। 14.9 किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर इसकी चाल थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 20 इफ 2 नंबर्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द थर्ड नंबर। देखिए कोई भी 3 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, 13 प्लस 29 प्लस तीसरा नंबर हमने x मान लिया। एवरेज निकालने के लिए हम तीनों का सम करके जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करते हैं और हमारा फिर एवरेज आ जाता है। एवरेज हमारा यहाँ पर 20 दिया है, तो 3 की मल्टीप्लाई आपकी इधर हो जाएगी। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई को हम यहाँ कर देंगे तो ये आपका कितना 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 30 और 10 40, 42 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पर क्या आ जाएगी, 60 माइनस 42, यानी कि 18 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि थर्ड नंबर जो है, तीसरी संख्या जो है आपकी 18 है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। 2 students appeared for an examination. One of them secured 16 marks more than the other and his marks were 58% of the sum of their marks. Find the sum of their marks. दो छात्र जो है वो एक परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से एक दूसरे से 16 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए इसको करते हुए चलते हैं डायरेक्टली। मान लीजिए आप पहले ने x अंक प्राप्त किए, तो दूसरे के अंक जो है उससे 16 ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 16 हो जाएंगे। उसने कहा है कि जिसने x प्लस 16 अंक प्राप्त किए हैं, यानी ज़्यादा वाले ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो 58% है दोनों के सम का। वो 58% है किसका, दोनों के सम का। यानी जो x प्लस 16 जो है, ये x प्लस 16 जो वैल्यू है, ये दोनों का सम x प्लस 16, एक के x है दूसरे के x प्लस 16 है, तो दोनों का सम ये हुआ, इसका ये 58% है। तो 58% मतलब 58/100। ठीक है, 58/100 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर काट सकते हैं, 2 से कटेगा, ये आपका 29 टाइम्स और ये आपका 50 टाइम। अब इसको इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा आपका 50x प्लस 16×5 80, यानी कि 800 आएगा, इज इक्वल टू ये x और x 2x हो गया। 2x में हम 29 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 58x बनेगा, और 16 में फिर हम 29 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका कितना बन जाएगा,
ये आपका 16 इंटू 29 है, तो 9 सिक्का 54, और ये आपका ये कितना बन जाएगा 464 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका 58x है, ये आपका 50x है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो ये 800 में से 464 हमें माइनस करना है। 800 में से 400 जाएंगे तो 400 बचेगा, और 400 में से हम 64 माइनस कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर 336 बचेगा। क्या 336 बचेगा, इज इक्वल टू ये आपका 8, 58 में से 50 जाएंगे तो आपका ये बचेगा। अब इसको 8 से हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 42 आ जाएगी। पूछा इसने क्या है, पूछा इसने है कि उनके अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी पहले के जो अंक थे और दूसरे के जो अंक थे, पहले उन दोनों को निकालिए और फिर उन दोनों का सम। तो पहले के अंक आ गए हमारे एक्स के 42, दूसरे के हैं एक्स प्लस 16, तो दूसरे के अंक एक्स प्लस 16, इसमें 16 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 58 आ जाएगा। कितना 58 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें सम करके बताना है, तो देखिए 58 और 42 आपका 100 होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको जो जो पूछा, जो जो बोला है उसने वो करते हुए चलना है और आंसर आपका आ जाएगा। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके देखेंगे, डेफिनेटली 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा। देखिए अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हमने कई बार आपको बताए हैं। जब भी ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है तो फर्स्ट अपॉन सेकंड, इसका मतलब इक्वल, फिर थर्ड अपॉन फोर्थ। ठीक है, तो 9 अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 36 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 इंटू 36 हो जाएगी। ठीक है, 9 इंटू 36 हो जाएगी। वाई का मान हमें क्या है धनात्मक लेना है। वैसे तो अगर देखें तो ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है आपका 6 का स्क्वायर है। ठीक है, और इधर आपका वाई का स्क्वायर है, तो 6×18। वाई की अगर हम वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस 18 आएगी। क्या प्लस माइनस 18 आएगी, लेकिन इसने पहले ही कह दिया है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई बताना है, तो वाई की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपकी 18 होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और मैथमेटिक्स के लास्ट क्वेश्चन पर, जो आपके सामने ये रहा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर पीरियड ऑफ 8 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 434। हमने आपको एसआई का फॉर्मूला बताया था PRT/100, बस वही यहाँ पर अप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा। एसआई हमें दे रखा है 434, कितना 434 इज इक्वल टू पी हमें निकालना है, आर हमारी 5% है, टी आपका 8 ईयर है, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे आपका 20 आ जाएगा। अब अगर इसको 2 से हम काटें तो 2 से भी आपका ये क्या है कट जाएगा, तो 2 से ये 10 बार, 2 से 4 बार। अगर इसको हम 4 से काटें तो ये आपका 4 से नहीं कटेगा, इसलिए इसको 2 से एक बार और काट लेते हैं, ये आपका 5 आया। अब इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। 217 में हमको 5 की मल्टीप्लाई करनी है और आपका प्रिंसिपल जो है वो आ जाएगा। तो 7 पंजे 35। देखिए ये दोनों तो आंसर आपके होने नहीं, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, तो यहाँ पर हम कर लेंगे। 17 पंजे 85 होता है और 2 पंजे 10, यानी कि 1085 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज के भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जंबल जो सेंटेंसेज है पैराग्राफ के वो जंबल्ड ऑर्डर में दिए हैं, उनको सही ऑर्डर में लगाना है और मीनिंगफुल जो है पैराग्राफ बताना है। सबसे पहले देखना है, तो सबसे पहले ऑप्शन पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि जो हमारे आंसर है, आंसर जो है वो हमारा कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है। बी से, सी से, ए से और सी से, यानी कि डी और ई से तो हमारा स्टार्ट होगा ही नहीं, ये तो पहले ही कन्फर्म हो चुका है। तो हम बस ए, बी और सी में से ये छांट लें कि कहाँ से जो हमारा पैराग्राफ है वो स्टार्ट होगा, यानी इंट्रोडक्टरी जो चीज़ है वो कहाँ पर है, ये अगर हम पता लगा लें तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए पहला है, द रिन्यूएबल सेक्टर कुड सी इन्वेस्टमेंट रीच $2.2 बिलियन दिस ईयर, मच ऑफ दैट बीइंग फनल्ड इनटू द रीजन। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं ऐसी कही जा रही है कि इसके बारे में, किसी के बारे में पहले बात हो चुकी है और इस बार उसका इन्वेस्टमेंट की बात बताई है, तो ए से हमारा सेंटेंस जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, तो जो ए से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं बी, प्राइवेट कंपनीज एंड कोलम्बियाज माइंस एंड एनर्जी मिनिस्ट्री हैड sought to capitalize on these factors even before Gustavo Petro's leftist government set out its ambitious for just energy transition। अच्छा, सी और एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ला गुजीराज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द स्टेट हैज सोलर रेडिएशन लेवल 60% हायर देन द नेशनल एवरेज एंड वाइंड स्पीड डबल द ग्लोबल नॉर्म। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट है, तो किसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट है, तो ला गुजीरा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से इंट्रोडक्टरी चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई है, कि यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो और आंसर जो है हमारा सी से स्टार्ट हो जाएगा, बी से नहीं होगा। अब सी के बाद भी, सी से हमारे 2 ऑप्शन है, तो अब सी के बाद या तो बी आएगा या तो ए आएगा, तो हमें ए और बी पर ही फोकस करना है। तो अब यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा।
अब देखिए, अगर बात करें बी की, तो इसने कहा कि प्राइवेट कंपनीज एज कोलंबियाज माइन एंड एनर्जी मिनिस्ट्री हैज sought टू कैपिटलाइज ऑन दीज फैक्ट्रीज। तो ये किस क्या बात कर रहा है, ये सीधा सीधा हमारा जो है वो सी को फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है, ये बता रहा है कि कंपनी और मिनिस्ट्री जो है किस तरह से कैपिटलाइज कर रही है, ठीक है। और जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी ये बात कर रहा है। तो सी के बाद हमारा सीधा सीधा यहाँ पर बी आ जाएगा, उसके बाद हमारा फिर ए आ जाएगा, ठीक है। और जैसा कि हमारा सी के बाद बी है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना होता है। देखिए, पूरे पैराग्राफ का मतलब हर किसी को नहीं पता होता, लेकिन इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर ये पता नहीं चल रहा है कि आंसर कहाँ से शुरू होगा, तो आप वो छांटना शुरू कीजिए कि आंसर कहाँ से शुरू नहीं होगा। अब देखिए, इसमें 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही एलिमिनेट थे। आंसर जो है आपका डी और ई से शुरू हो ही नहीं रहा था। तो हमको सिर्फ ए, बी और सी में से ये देखना था कि आंसर हमारा किससे शुरू, मतलब बात जो है वो कहाँ से शुरू नहीं हो सकती है। उसको अगर पता लगा लिया तो कहाँ से शुरू होगी ये तो हमें पता चल ही जाएगा। तो कुछ एलिमिनेशन से और कुछ थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस से, कुछ अपने समझ से इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी इज गुड डैश प्लेइंग द पियानो। विद आएगा, बाय आएगा, इन आएगा, फिर एट आएगा। तो देखिए, ये प्लेइंग और प्लेइंग द पियानो की बात, प्लेइंग पियानो में वो अच्छी है, ये बात कहने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो देखिए, जब भी किसी हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी स्किल की या टैलेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर गुड के साथ हमेशा क्या आता है, गुड के साथ आपका एट आता है, ठीक है। वो इस काम को करने में बहुत अच्छी है, यानी कि वो पियानो बजाने में बहुत अच्छी है, तो गुड के साथ एट आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट या स्किल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द डैश बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन एट अ म्यूजियम वाज प्रेज्ड बाय द स्टाफ, ठीक है। तो देखिए, जो बिहेवियर था उनका, उसको प्रशंसा मिली, उसको मतलब प्रेज किया गया। तो कैसा बिहेवियर हो सकता है जिसको प्रेज मिलेगी, डिसरप्टिव। डिसरप्टिव होता है जो मतलब इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा तो जो स्टाफ है वो प्रेज नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो उनको डांट कर भगा देगा, ठीक है। डिसरेस्पेक्टफुल भी नहीं हो सकता, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। और राउडी, राउडी का मतलब भी ऐसा ही होता है, मतलब जो जो नॉर्मल ना हो, जो नॉर्मल ना हो, थोड़ा सा अलग टाइप का, बेढंगा सा। तो फोर्थ भी जो होगा वो आपका यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन आपका एग्जाम्पलरी है। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, जो मतलब बहुत ही अच्छा बिहेवियर हो, वेरी गुड बिहेवियर के सेंस में इसको हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एग्जाम्पलरी बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन एट द म्यूजियम वाज प्रेज्ड बाय द स्टाफ। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom that can substitute the underlying segment in the given sentence, ठीक है। John had hoped to avoid talking about the controversial issue, but this colleague brought up the difficult topic during the meeting। तो brought up the difficult topic during the meeting का मतलब क्या होता है, opened a can of worm, hit the ground running, brought it to the table, या फिर pulled the plug। तो pulled the plug का मतलब होता है कि किसी काम को करते करते रोक देना, ठीक है। जैसे पुल द प्लग, मान लीजिए इसको अगर हम लिटिल मीनिंग देखें, जैसे मान लीजिए हमने प्लग लगा रखा है कूलर का या किसी का, और हमने उसको निकाल दिया, तो वो चलते चलते रुक जाएगा। तो इससे सेंस इसका निकाल सकते हैं, टू स्टॉप समथिंग फॉर कंटिन्यूइंग। कोई चीज़ कंटिन्यू थी, उसको हमने रोक दिया है। तो यहाँ पर तो इसका मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। जॉन, क्योंकि सेंटेंस का आप मीनिंग भी समझने की कोशिश कीजिए कि जॉन हैड होप टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट कंट्रोवर्शियल इशू। जॉन जो है वो कंट्रोवर्शियल इशू से बात करने से बच रहा था, लेकिन उसके कलीग ने क्या किया, ब्रॉट अप द डिफिकल्ट टॉपिक। डिफिकल्ट टॉपिक को वो और मीटिंग में उठा लाया। तो मीटिंग देखिए ऑलरेडी तनाव भरी होती है लोगों के लिए जो मीटिंग अटेंड करते हैं, और उसमें डिफिकल्ट टॉपिक को लाना यानी कि और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देना। तो ब्रॉट इट टू द टेबल, ब्रॉट इट टू द टेबल का मतलब क्या है, ब्रॉट इट टू द टेबल का मतलब होता है टू ऑफर समथिंग फॉर डिस्कशन, मतलब डिस्कशन के लिए कुछ ऑफर कर देना। तो डिस्कशन तो यह मीटिंग में हो ही रहा था, तो ये भी आपका अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ये इसने डिफिकल्ट टॉपिक की बात करी। हिट द ग्राउंड रनिंग, हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब यहाँ पर होता है टू स्टार्ट समथिंग विद गुड एंथुसियाज्म, यानी कि कुछ अच्छी एनर्जेटिक वे में किसी चीज़ को स्टार्ट करना। तो डिफिकल्ट टॉपिक को एनर्जेटिक वे में स्टार्ट नहीं किया जाता, ये भी आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है, ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है अटेम्प्ट टू सोल्व अ प्रॉब्लम और हेल्प बट क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी की हेल्प करना, लेकिन हेल्प करने के बजाय उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डाल देना, ये आपका इसका मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। अमित कहता है, आई वॉज सरप्राइज बाई डिसकर्टसी ऑफ द स्टाफ, दे ट्रीटेड एवरी गेस्ट विद सच ए रूडनेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
ये एक तरह से नेगेटिव वर्ड के तौर पर यूज़ हुआ है, जैसा कि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है। रिया कहती है दैट्स ऑड, ये सच में अजीब था। आई ऑलवेज फाउंड देम टू बी एक्सट्रीमली इम्पोलाइट एंड लैकिंग डैश टूवर्ड विजिटर्स। अच्छा, देखिए इम्पोलाइट, रिया कहती है कि ये सच में ऑड था, मैंने हमेशा उनको पाया है एक्सट्रीमली इम्पोलाइट। इम्पोलाइट, पोलाइट कहते हैं जो बड़ा ही मतलब नर्म मिजाज का होता है, उदार होता है, वो कि मैंने उनको हमेशा पाया है इम्पोलाइट, कि वो नरम नहीं होते, मतलब उदार नहीं है, और लैक ऑफ उनके अंदर क्या है, तो इम्पोलाइट का यहाँ पर मतलब डिस्कर्सी का हमें यहाँ पर क्या बताना है, एंटोनिम बताए। एमिकेबल, प्रोप्राइटी, पोलाइटनेस या फिर हॉस्पिटैलिटी। तो इम्पोलाइट का जो आपका यहाँ पर डिस्कर्सी का मतलब जो एंटोनिम यहाँ पर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, पोलाइटनेस ही आ जाएगा। लैकिंग ऑफ पोलाइटनेस, जिनके अंदर पोलाइटनेस की कमी है, उदारता की कमी है, मतलब नरम मिजाज की कमी है वो, तो पोलाइटनेस आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें एमिकेबिलिटी की, तो इसका मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, लैकिंग ऑफ फ्रेंडली ये भी हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट है वो आपका पोलाइटनेस ही है। और उसके बाद हम बात करें प्रोप्राइटी, तो इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ कन्फर्मिंग टू एक्सेप्ट स्टैंडर्ड और ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और हॉस्टिलिटी की बात करें, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली बिहेवियर, ठीक है, अनफ्रेंडली। तो आंसर आपका बिल्कुल सही जो होगा वो आपका पोलाइटनेस यहाँ पर हो जाएगा। लैक ऑफ पोलाइटनेस की बात हो रही थी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। Select the option that can used as a one-word substitution for the given group of word. The scientific study of human societies and culture and their development, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आर्कियोलॉजी हमने आपको बताया था, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है आपका, जो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, जो मतलब खुदाई में जो मिली है ह्यूमन के स्ट्रक्चर्स या उनकी जो रहन सहन की व्यवस्था, उनकी जो स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, और उस स्टडी को आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन, खुदाई से जो मिली है उस चीज़ को। सोशियोलॉजी की अगर बात करें, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ये होता है। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आपने अगर बीएड किया है या बीटीसी या डीएलएड जो भी किया है, तो साइकोलॉजी के बारे में आपसे ज़्यादा कौन ही जानता होगा। तो साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका एंथ्रोपोलॉजी होगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्या है, पैराग्राफ है जिसके जो सेंटेंसेस है वो जम्बल्ड ऑर्डर में दिए हैं, उनको आप कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए ए सी डी बी, यानी कि ई से तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा ही नहीं, तो ई को पहले पढ़ना ही नहीं है, ई को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ए को पढ़ते हैं। इन दी लॉन्ग टर्म दिस इमोशनल एग्जॉशन कैन अफेक्ट ओवरऑल वेलबींग। तो देखिए दिस इमोशनल एग्जॉशन, कौन सा दिस, इसकी बात क्या कह रहा है ना, दिस इमोशनल, कौन सा इमोशनल, तो यानी कि पहले किसी की बात हो चुकी है तभी ये बात यहाँ पर आई है। तो अब यहाँ से क्लियर ये हो चुका है कि यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो जो है ए से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो ए से स्टार्ट हो रहा है उस ऑप्शन को हम यहाँ पर पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। बी भी देखते हैं। मैनी पीपल एक्सपीरियंस बर्नआउट नॉट बिकॉज ऑफ द वर्क इटसेल्फ बट बिकॉज ऑफ हाउ दे मैनेज देयर टाइम एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग लग रही है, लेकिन अभी सी वाला भी देख लेते हैं। ऑफन, तो देखिए ऑफन की बात आ गई है, तो यानी कि पहले किसी के बारे में बात हो चुकी है, तो सी से भी आपका आंसर स्टार्ट नहीं होगा। डी, सिंपल स्ट्रेटजी लाइक रेगुलर ब्रेक्स एंड सेटिंग बाउंड्रीज कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ बर्नआउट। यानी कि देखिए इसने क्या बताया है, इसने इंटेंसिटी ऑफ बर्नआउट को रिड्यूस करने का तरीका बताया है। इसका मतलब ये है कि पहले बर्नआउट के बारे में बात हो चुकी है, पहले बर्नआउट के बारे में बात हो चुकी है, तो बर्नआउट के बारे में बात कहाँ हुई है, तो अभी एकमात्र ऑप्शन आपको बचता है बी वाला, मैनी पीपल एक्सपीरियंस बर्नआउट। ये देखिए मैनी पीपल, यानी कि एक तरह से इंट्रोडक्शन का काम यहाँ पर करना है, बर्नआउट के इंट्रोडक्शन की बात इसने की है ऑप्शन नंबर बी ने। तो ऑप्शन नंबर बी से ही हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बी के बाद आता है सी, ऑफन द प्रेशर ऑफ कॉन्स्टेंटली परफॉर्म लीड टू मेंटल फटीग, ठीक है। और उसके बाद सी के बाद आपका क्या आ जाएगा, सी के बाद आपका ए आ जाएगा, ए के बाद आपका ई और फिर आपका डी। अब आप इसको पढ़ लेना, तो ये आपका एकदम मीनिंगफुल और कोहेरेंट जो पैराग्राफ है यहाँ पर बन जाएगा। तो यही है कि एलिमिनेट कीजिए, जो एलिमिनेट होता है करिए, नहीं तो फिर थोड़ा पढ़ के देखेंगे तो अपने इंटेलिजेंस से भी इनको कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग बताना है। शी नेवर टेल्स अ लाई, ठीक है, नेवर आ गया, नहीं नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, यानी नेगेटिव ऑप्शंस को हम पहले ही काट देंगे। टेल्स अ लाई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो हैज यहाँ पर नहीं आएगा, डज शी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन पैसेज। रेक्टिफाई करना है यानी सुधारना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को। क्या है आपका, कैलेंडर, कैलेंडर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको बताने की सही स्पेलिंग क्या होती है। तो कैलेंडर की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी CALENDAR होता है, ठीक है। डी के बाद AR होता है, तो यहाँ पर ई दिखा हुआ था इसलिए गलत था। तो CALENDAR
ये गलत है, ये भी गलत है। CALENDR ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इंग्लिश के लास्ट क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज, यहाँ पर भी आपको रेक्टिफाई करना है अंडरलाइन इनकरेक्टली वर्ड का। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन लिखने की कोशिश की गई है, तो एक्सपेंशन में टी नहीं आता, TION नहीं आता है, बल्कि एक्सपेंड, एक्सपेंड, टी नहीं आता है, एक्सपेंड में एस आता है, SION, एक्सपेंशन। किसी चीज़ का विस्तार करना, उसका एक्सपेंशन करना क्या होता है, ये आपकी सही स्पेलिंग होती है। तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं आता है, इसमें डबल एस नहीं आता है, और एक्स के बाद एस नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इंग्लिश के 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने हिंदी वाले सेक्शन पर, इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, नीचे दिए गए वाक्यों में से 3 व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं, जबकि एक वाक्य में विशेषण का बेमेल प्रयोग किया गया है, तो बेमेल वाक्य का हमें चयन करना है। अनुज बहुत सुंदर गुलदस्ता बनाता है, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लग रही है। अनुज के अध्यापक ने बताया कि उसकी कलाकृति बेहद आकर्षक थी, ये भी बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। अनुज ने अपने कमरे में परिश्रमी गुलदस्ता सजाया था। परिश्रमी गुलदस्ता, बहुत परिश्रम करने वाला गुलदस्ता। क्या आपने कभी देखा है गुलदस्ते को फावड़ा चलाते हुए या रिक्शा खींचते हुए, जिससे कि वो परिश्रमी गुलदस्ता बन जाए? तो यही जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनुज के गुलदस्ते के फूल बहुत मनमोहक थे, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बेमेल था, वही सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही है, और सही का चुनाव संज्ञा युक्त बेमेल वाक्य पहचानना है। विजय अपना देश छोड़कर परदेश चला गया, तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि विजय क्या है, विजय आपका यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिसंबर की सर्द हवाएं भीतर तक कपा देती हैं, दीपक न जाने किस उलझन में पड़ गया, धन का अहंकार सेठ धीरज को ले डूबा। उलझन, उलझन क्या है, उलझन क्या है आपका, ये भाववाचक है, और अहंकार भी आपका भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो आपका किसने पूछा है कि संज्ञा युक्त बेमेल, तो दिसंबर की सर्द हवाएं जो है वो भीतर तक कपा देती हैं, तो कहीं ना कहीं यही इसका जो है थोड़ा इनअप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, तो सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, रिक्त स्थान के लिए उपरोक्त कारक बताना है। तो प्रधानमंत्री ने देश की जनता डैश बधाई प्रेषित की, जनता की, जनता से, जनता को, या जनता के। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बधाई प्रेषित की। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक का चयन लोकोक्ति के सही अर्थ के लिए कीजिए। लोकोक्ति क्या है आपकी, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। ठीक है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, और इसी के जैसी एक और होती है कि घर में नहीं है दाने अम्मा चली बनाने। इस तरह की कई सारी लोकोक्तियाँ होती हैं। तो हमें यानी कि इनका मतलब होता है कि हमारे पास या किसी के पास कुछ ना हो, लेकिन फिर भी दिखावा करना है कि नहीं हम बहुत बड़े अमीर हैं, हम ऐसे बहुत से लोग होते हैं सोसाइटी में, आप देखेंगे अपने आसपास भी, कि उनके पास होगा कुछ नहीं, लेकिन वो दिखाएंगे ऐसे कि बस उनसे बड़ा अमीर, उनसे बड़ा अंबानी कोई नहीं है। तो यहाँ पर यही है कि दिखावा और बाहरी शान शौकत जो होती है वो इसका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित अव्यवस्थित क्रम में वाले वाक्यों को क ख ग घ की संज्ञा दी गई है, इन्हें पढ़कर ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित वाक्य क्रम वाला विकल्प चुनना है और सही अनुच्छेद का निर्माण करना है। समय समय पर वह मित्र गुणों की वृद्धि के लिए प्रेषित करता है। अब कौन सा मित्र, ठीक है, तो किसी मित्र की पहले यहाँ बात हो चुकी है, इसका मतलब कैसे, तो आंसर आपका यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, कैसे आपका आंसर स्टार्ट नहीं होगा, तो क वाले को हम यहाँ पर हटा देते हैं। ख, मित्रों के गुणों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति की मित्रता केवल नदी नाव संयोग है। ठीक है, सच्चा मित्र गुणग्राही होता है। देखिए ये यहाँ सब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पर स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है, तो ग से आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ग से जो शुरू हो रहा है वो आपका सेकंड वाला है, यही आंसर होगा। ग के बाद आता है के, सच्चा मित्र गुणग्राही होता है, समय समय पर मित्र को गुणों की वृद्धि के लिए प्रेषित करता रहता है। उसके बाद ख आएगा, मित्र के गुणों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति की मित्रता केवल नदी नाव संयोग है। ठीक है, ऐसी मित्रता का निर्वाह नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, अज्ञ के सही विलोम का शब्द किस वाक्य में हुआ है? अज्ञ, अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञ का मतलब होता है जो बहुत जानने वाला हो। तो यहाँ पर देखिए, पंडितों ने यज्ञ में समाधि डाली नहीं, अज्ञ का उल्टा यज्ञ नहीं होता है, क्योंकि यह अज्ञ क्या हमें विलोम बताना है। बकरी ने सारी घास खा ली, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। रघुनाथ अत्यंत विज्ञ इतिहासकार है। विज्ञ मतलब सॉरी, अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, और विज्ञ मतलब जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञ जो हो जाएगा वो इसका सही विलोम हो जाएगा। तो रघुनाथ अत्यंत विज्ञ इतिहासकार है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। आपके स्नेहपूर्ण शब्दों, मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। तो यहाँ पर त्रुटि किस में है? इन्हें स्नेहपूर्ण शब्दों एकदम सही लिखा है,
मार्गदर्शन और निरंतर सही लिखा है, सहयोग के लिए भी सही लिखा है। इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है अनुग्रहित। अनुग्रहित आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, बहुत बार प्रश्न आपका पूछा गया है। अनुग्रहित तो अनुग्री री वाला लगता है और इसके बाद आपका हित आता है। ये आपका इसका सही वर्त नहीं है अनुग्रहित का। ठीक है, तो इसी में आपकी क्या है त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने ये रहा, सर्वनाम की दृष्टि से बेमेल वाक्य पहचानना है। राम अच्छा है, यह अच्छा है, वो शैतान है, वो बुरा है। देखिए सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के नाम पर शब्द यूज किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो राम जो है वो अपने आप में यहाँ संज्ञा है, तो यही आपका बेमेल है। बाकी यह सर्वनाम है, वो भी सर्वनाम है और वह भी सर्वनाम है, तो राम जो है वो आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो राम ही आपका मतलब पहला वाला ही आपका बेमेल हो जाएगा सर्वनाम की दृष्टि से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। सत्य, तप, स्वाध्याय से सिंचित जीवन ही राष्ट्र के नैतिक अभ्युदय का आधार बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए वर्तनी की अशुद्धि आपको छांटनी है। सिंचित जीवन सही है, अभ्युदय जो लिखा हुआ है ये आपका गलत लिखा हुआ है। अभ्युदय नहीं है बल्कि क्या होता है, ये होता है आपका अभ्युदय। अभ्युदय ये आपकी सही वर्तनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तप और स्वाध्याय सही है, राष्ट्र के नैतिक भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि हिंदी भाषा का लास्ट है और इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो 1.5 चावल खिचड़ी पकाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। आधा अधूरा काम करना, बहुत अधिक खाना बनाना, बहुमत से अलग रहना या फिर अधिक लोगों के लिए कम भोजन अधिक लोगों के लिए कम भोजन। तो 1.5 चावल की खिचड़ी बनाने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि देखिए चावल बहुत सारे होते हैं तो उसकी खिचड़ी बनती है या उसकी खीर बनती है। चावल अगर बहुत सारे होंगे तो उनकी क्या है, खिचड़ी बन जाएगी, खीर बन जाएगी, जो आप चाहेंगे बन जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास 1.5 चावल है और वो उसकी खिचड़ी बनाना शुरू करे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सबकी राय ना लेकर के अपनी राय अलग बनाना, उसको कहते हैं 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। ठीक है, यानी बहुमत इतने लोगों की है लेकिन 2 लोग यहाँ पर आ गए, तो उनसे कह देंगे ठीक है भाई अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग करो, यानी कि तुम अपने 1.5 चावल की खिचड़ी बनाओ। तो इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि समूह की राय को ना मानकर अपनी अलग राय रखना, उसको कहते हैं 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। तो बहुमत से अलग होना, इसका यही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से हिंदी के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट का था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 41, उसके हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी और अपने ग्रुप्स में, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, उनमें भी जो आपके एजुकेशनल ग्रुप है जिनमें डीएसएसबी के बच्चे तैयारी करते हैं, उनमें इसको जरूर शेयर कर दें। क्योंकि जब आपका पेपर बिल्कुल करीब होता है तब अगर वीडियो बच्चों के पास पहुंचती है तो फिर उनको थोड़ा दुख होता है कि ये वीडियो पहले उनके पास क्यों नहीं पहुंची थी। इसलिए रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो को या इन प्रैक्टिस सेट्स की प्लेलिस्ट को या फिर किसी एक प्रैक्टिस सेट को अपने ग्रुप में या अपने स्टेटस पर जरूर लगा लें, जिससे कि बाकी बच्चों का भी भला यहाँ पर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब